दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए मॉडल सेट पेपर नंबर 81, जिसमें जीके, जीएस और साइंस और करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जो कि आने वाली एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है हाल ही में स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, रवि शास्त्री ने। तो यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। हाल ही में स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ नामक पुस्तक रवि शास्त्री ने लिखी है। रवि शास्त्री भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच है तथा याद रहे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं विराट कोहली। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 2, मध्य प्रदेश राज्य की एकमात्र खेल पत्रिका का नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश राज्य की एकमात्र खेल पत्रिका का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, खेल हलचल। मध्य प्रदेश राज्य की एकमात्र खेल पत्रिका का नाम है खेल हलचल और प्रदेश की एकमात्र खेल पत्रिका खेल हलचल इंदौर से प्रकाशित होती है। इंदौर को मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन न केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी बल्कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री तथा श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, श्री माबो भंडार नाइके। श्री माबो भंडार नाइके न केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री बल्कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी तथा याद रहे भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4, हाल ही में WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार किसे दिया गया? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है हाल ही में WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर हर्षवर्धन को। हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार प्रदान किया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन वर्तमान में दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं और साथ ही केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्री भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थापित किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, धार जिले में। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान धार जिले में स्थापित किया गया है। धार जिले में बाघ की गुफाएं तथा सिटी ऑफ जॉय कहे जाने वाला शहर मांडू भी स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, रोलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में किस दिन को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है रोलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में किस दिन को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, 6 अप्रैल 1919 को। 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट लागू किया गया। गांधी जी ने इसके विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाई। इस कानून को ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील की संज्ञा दी गई थी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 7, 31 जनवरी को नाजीरा खान को कोविड वीमेन वॉरियर सम्मान से नवाजा जाएगा। इनका संबंध किस राज्य से है? पूछा गया आपसे 31 जनवरी को नाजीरा खान को कोविड वीमेन वॉरियर सम्मान से नवाजा गया। इनका संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश राज्य से। 31 जनवरी को नाजीरा खान को कोविड वीमेन वॉरियर सम्मान से स्मृति ईरानी ने नवाजा था और यह मध्य प्रदेश राज्य से है। नाजीरा खान मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। उन्हें यह अवार्ड कोविड-19 के दौरान कर्तव्यनिष्ठ कार्य के लिए दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन सा था? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था जो बौद्ध धर्म का संरक्षक था। कनिष्क कुषाण वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल के दौरान कुंडलबन कश्मीर में किया गया था। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसेस ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबद्ध था? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है जलियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबद्ध था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, जनरल डायर। जलियांवाला बाग जो कांड है वह 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर स्थित जलियांवाला बाग में घटा था, जहां सभा पर कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है हमारा, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। किसी राज्य के राज्यपाल को उसकी पद की शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। संविधान के अनुच्छेद 159 में यह प्रावधान किया गया कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा और राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उन्हें उनके पद की शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल पद की न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 11, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिवर्षिता आयु क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, 65 वर्ष। मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक या एक निश्चित समयावधि जो भी पहले हो तक अपने पद पर बना रहता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश NB रमना है। तो आपको इनका नाम भी याद रखना है और इनका क्रम भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2018 में राज्य के प्रथम जैविक कपास अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? पूछा गया आपसे वर्ष 2018 में राज्य के प्रथम जैविक कपास अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, खंडवा में। वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम जैविक कपास अनुसंधान केंद्र की स्थापना खंडवा में की गई थी। खंडवा में प्रदेश का सर्वाधिक आरक्षित वन क्षेत्र है और खंडवा में ही इंदिरा सागर बांध के बेगवाटर पर हनुवंतिया टापू को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसे मध्य प्रदेश के स्विट्जरलैंड के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, गुजरात। भारत में गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के सीएम है विजय रूपानी। गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात में ही प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तथा याद रहे गुजरात स्थित कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। तो यह सारी बातें आपको इससे रिलेटेड याद रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 22 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम रीस्टोर अवर अर्थ थी। आपको याद रखना है इस वर्ष इसकी थीम थी रीस्टोर अवर अर्थ और पहली बार पृथ्वी दिवस 1970 में मनाया गया था। तो यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, आप इसे भी याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? पूछा गया आपसे भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, सुचेता कृपलानी। भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री थी। तथा भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, नई दिल्ली में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है और यह भारत की राजधानी वर्ष 1912 में बनी थी। इससे पूर्व भारत की राजधानी कोलकाता थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और पूछा गया आपसे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नई दिल्ली में। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 18, मानव कान की सामान्य श्रव्य सीमा क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है मानव कान की सामान्य श्रव्य सीमा क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज। मानव कान की सामान्य श्रव्य सीमा 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच होती है, अर्थात 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो ध्वनि होती है उसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। इसे मानव के द्वारा सुना जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, घूमर कहाँ का पारंपरिक एवं उत्साहपूर्ण लोक नृत्य है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है घूमर कहाँ का पारंपरिक एवं उत्साहपूर्ण लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान। घूमर राजस्थान का पारंपरिक एवं उत्साहपूर्ण लोक नृत्य है।
राजस्थान की राजधानी है जयपुर, राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत, राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्र और राजस्थान के चीफ जस्टिस हैं इंद्रजीत महांती। तो यह सारी जानकारी आपको राजस्थान से रिलेटेड याद रखना है जो कि पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, समाज के समाजवादी पैटर्न की स्थापना का आह्वान करने वाली दूसरी पंचवर्षीय योजना को सामान्य तौर पर क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है समाज के समाजवादी पैटर्न की स्थापना का आह्वान करने वाली दूसरी पंचवर्षीय योजना को सामान्य तौर पर क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 महालनोबिस परियोजना। दूसरी पंचवर्षीय परियोजना को महालनोबिस योजना कहा जाता है क्योंकि यह पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय परियोजना में औद्योगिक क्षेत्र में तीव्रता लाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, सामान्य बैटरी में निम्न रसायन होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है सामान्य बैटरी में कौन से रसायन होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सल्फ्यूरिक एसिड। सामान्य बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड को रसायन के रूप में उपयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र होता है H2SO4। इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है। यह पुनः चार्ज करने योग्य बैटरियां होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016-2017, एमपी एसआई एग्जाम 2016-2017, एमपी पटवारी एग्जाम 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2019, 2018 एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के वीडियोस देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल फ्री में डाउनलोड करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्रोड है जिसकी त्रिज्या लगभग कितने किलोमीटर है? पूछा गया आपसे पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्रोड है जिसकी त्रिज्या लगभग कितने किलोमीटर है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 3500 किलोमीटर। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है क्रोड और सबसे ऊपरी परत होती है भूपरपट्टी और दूसरी परत होती है प्रभार और सबसे नीचे जो होती है उसे क्रोड कहा जाता है और इसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रायोफाइटा को पादप जगत के खालिस्तान भी कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है ब्रायोफाइटा को पादप जगत के खालिस्तान भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 जल स्थल चर। ब्रायोफाइटा को पादप जगत के जल स्थल चर भी कहते हैं। इस प्रभाग में लगभग 25,000 प्रजातियां हैं। इस समुदाय को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 24, एक वयस्क मानव के पास कितने कैनाइन दांत होते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है एक वयस्क मानव के पास कितने कैनाइन दांत होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 कैनाइन दांत होते हैं। एक वयस्क मानव के पास 4 कैनाइन दांत होते हैं और मनुष्यों के जबड़े में कुल 32 दांत पाए जाते हैं और मनुष्य के पूरे जीवन काल में 20 दांत दोबारा उगते हैं। तो यह दोनों ही कंडीशन के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इन्हें आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, तितली के जीवन चक्र का तीसरा चरण क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है तितली के जीवन चक्र का तीसरा चरण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 प्यूपा। तितली के जीवन चक्र में 4 चरण होते हैं जिनमें सबसे पहला अंडा होता है। तितलियां अपना अंडा पत्तियों के निचले भाग पर देती हैं और इसका द्वितीय भाग होता है लार्वा जिसे कैटरपिलर भी कहते हैं और इसका तृतीय जो अवस्था है वह होती है प्यूपा तथा चौथी अवस्था होती है वयस्क अर्थात यह पूर्णतः तितली बन जाती है। तो आपको चारों ही याद रखना है। इसमें आपसे तीसरी अवस्था पूछी गई है तो इसका राइट आंसर है प्यूपा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 26, खालिस्तान और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है खालिस्तान और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं जिसके अनुसार प्रथम नियम के अनुसार प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम में पहला नियम है आपतित किरण आपतन बिंदु व परावर्तित किरण एक ही तलमर होते हैं और आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का ही मान बराबर होता है अर्थात आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल आक्सीकारक एजेंट क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है निम्न में से सबसे प्रबल आक्सीकारक एजेंट क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 फ्लोरीन। फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 28, मनुष्य के उपयोग के लिए
कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों आपको, और आपसे पूछा गया है मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक जो भोजन होता है उसे बेहतर क्यों माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2। इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है, इसलिए कार्बनिक भोजन को मनुष्य के लिए उपयोगी माना जाता है। कीटनाशकों की अनुपस्थिति में उगने के कारण यह कम हानिकारक तथा अधिक पोषक तत्व युक्त होते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वाणिज्यिक मूल्य वाला कार्क किससे प्राप्त होता है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है वाणिज्यिक मूल्य वाला कार्क किससे प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 क्वेकर्स स्पेसीज से। वाणिज्यिक मूल्य वाला कार्क क्वेकर स्पेसीज से प्राप्त होता है। कार्क छाल उत्तक का एक प्राथमिक उपसमुच्चय है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मकड़ों का अध्ययन है। एरेनियोलॉजी प्राणी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मकड़ियों, बिच्छू तथा कूट से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी हुई है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है, आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। और आप लोगों का वीडियो कैसा लगा या भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद दोस्तों।